Studyplexity JPSC and BPSC. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी जेपीएससी चैनल। मेरा नाम सुजय सुकोमल है और मैं काफ़ी दिनों से यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। काफ़ी मल्टीपल सिटीज़ में मैंने क्लासेस लिए हैं। दिल्ली हो गया, पटना हो गया, रांची, गोड्डा, नागालैंड और भी कई जगह। और वहाँ से मैंने सीखा है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी कठिन है बाकी एग्जाम से, जो आपको भी पता होगा। इसलिए इस वीडियो में हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कैसे प्रिपेयर करना है आपको जेपीएससी के लिए, उस पर बात करने वाले हैं। तो पूरी तरह से मेरा एक अनुरोध है आपसे कि ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, स्किप मत करिए अगर आप जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में खासकर बैठने वाले हैं। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाए हैं। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसके सोर्सेज भी लगाए हैं, आपको दिखलाऊंगा। साथ ही इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी पे हम बात करने वाले हैं उसमें हम ज्योग्राफी मॉड्यूल पे बात करेंगे, यानी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल रहेगा। इन्वायरमेंट से कैसे लिंक्ड है, पर्यावरण से कैसे वो जुड़ा हुआ है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी एस्पिरेंट्स दोनों मीडियम में परीक्षा देते हैं, सभी चीज़ें मैंने हिंदी में भी आपको बतलाऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। साथ ही इसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस डिस्कशन यानी हम क्या सिलेबस है जेपीएससी का। अब जब सिलेबस की बात आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है जेपीएससी एग्जाम में। यानी चैलेंज क्या है हमारे लिए कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है। उसमें बस 3-4 चीजें लिख दी गई हैं, अभी दिखलाऊंगा आपको। तो वहां से आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हमें तैयारी अपनी करनी है। टाइम भी कम है, तो वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करेक्ट अप्रोच है। तो जब अप्रोच की बात आएगी ना, तो दो चीज दिमाग में रखिएगा। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कैसे क्वेश्चंस जेपीएससी पूछता आया है, चाहे वो प्रीलिम्स की परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखिएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ सिलेबस अंडरस्टैंड कर लेने से नहीं बनेगी बात। इसलिए हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक आधार बनाएंगे और साथ ही साथ मेंस का जो सिलेबस है उसको भी एक आधार बनाएंगे, ताकि हमें प्रीलिम्स का सिलेबस समझ में आए। क्योंकि डायरेक्टली आप लोग भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन आता है। झारखंड से जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, या फिर जो नॉर्मल भी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है। सोर्सेज भी बतलाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जब हम सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स और मेंस की, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखलाना चाहता हूँ। यह देखिए, ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड कर रखा है जेपीएससी ने। सिर्फ लिखा है सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चंस आएंगे, भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चंस आएंगे, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी यानी आपका जो सामाजिक और जनसांख्यिकीय भूगोल है उससे 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो अब सिर्फ 10 क्वेश्चंस आएंगे। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने बतलाया ही नहीं कि इनके अंदर हमें क्या पढ़ना है। और इसको जानने के लिए हमें मेंस के सिलेबस पे जाना पड़ेगा। तो उस पे हमें जाएंगे, मेंस के सिलेबस पे। लेकिन उससे पहले आप यह चीज देखिए कि कैसे प्रीलिम्स का पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, कैसे हमें करेक्ट सोर्सेज पढ़ने हैं। स्टैटिक के लिए जो तथ्य है जो कभी चेंज नहीं होता है, अगर सूरज 0 डिग्री इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी करता है साल भर तो क्यों करता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, ये सब चीजें स्ट्रैटेजी देखने के लिए, डायनेमिक सिलेबस, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमें एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लेना होगा कि हमें ज्योग्राफी में खासकर कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। ये स्लाइड पे मैं बाद में भी आऊंगा, अभी के लिए आपको बता दूं, कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी एक बाइबल है। साथ में हमें स्टैटिक ज्योग्राफी और डायनेमिक ज्योग्राफी को लिंक करना है। अभी कैसे करना है अभी मैं दिखलाऊंगा। पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कैसे यूज करना है, क्योंकि जेपीएससी अपने पीवाईक्यूज रिपीट करता है, मैं दिखलाऊंगा। और साथ ही मैप्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। लैटरलाइट सॉइल, लैटरलाइट मृदा जो होती है, एक प्रकार की मृदा है भारत में जो पाई जाती है, पूछ रहा है आपसे कि कहां पर, पहला स्टेटमेंट देखिए, 2 स्टेटमेंट पूछा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस चीज को समझिएगा तो आपको क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। इस क्वेश्चंस में वो आपसे फैक्ट्स यानी तथ्य भी पूछ रहा है, तथ्य भी जान रहा है, और साथ ही में आपका कॉन्सेप्ट्स भी चेक कर रहा है कि आपको ज्योग्राफी में क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। तभी आप ये क्वेश्चन बना पाइएगा। यानी यूपीएससी स्टैंडर्ड पे ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बाकी बहुत मेजोरिटी क्वेश्चन तो आपको जेपीएससी स्टैंडर्ड पे ही दिखेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब अब आ रहे हैं, 2021 का क्वेश्चन है, तो आपको कमर कस लेना चाहिए। आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बनानी है, साथ में फैक्ट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि फैक्ट्स भी बहुत आते हैं इस एग्जाम में। दिखाऊंगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है पीवाईक्यू का, ऐसे मैंने 10 से 12 पीवाईक्यूज लगाए हैं जो लास्ट में इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको दिखलाऊंगा सिलेबस डिस्कशन के बाद। अभी फिलहाल समझिएगा, ये लैटेराइट सॉइल आपसे पूछ रहा है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा यानी हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल के क्षेत्र में क्या पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल क्या रिच इन ह्यूमस है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा। तो यानी एक तो आपसे फैक्ट्स भी जानना चाह रहा है किन स्टेट्स में ये आ रही है, आपसे कॉन्सेप्ट्स भी जानना चाह रहा है कि भारत में अगर वेस्ट बंगाल में पाई जाती है क्या वहां पर भारी वर्षा होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स अगर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा। यानी मैं बोलूं आपको मॉनसून का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि भारत में केरल में सबसे पहले मॉनसून आता है और बे ऑफ बंगाल वाला जो मॉनसून का विंड पैटर्न है वो भारत के इस वाले पार्ट को जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न कोस्टल इंडिया है, कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बंगाल, इससे डायरेक्ट निकल जाती है और फिर यहाँ पे हिमालय में टकराती है, अराकान न्योमा में फिर बारिश कराती है। तो ये सब पैटर्न्स आपको नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे ज्यादा वर्षा हो रही है। क्या वेस्टर्न घाट में ज्यादा वर्षा हो रही है कि थार डेजर्ट में हो रही है, डेजर्ट एरिया में। तो आप रट के जाइएगा एग्जाम में और वहां पे ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे गलत। तो इसी चीज को समझने के लिए मैंने ये स्लाइड लगाया था। अब ये इतना इजी क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे मैंने सोर्सेज भी लगाए हैं कि कैसे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में आप पेज नंबर जाइएगा, पेज नंबर पे दिखेगा आपको सॉइल्स वाला जो चैप्टर है मृदा में, लैटेराइट सॉइल, वहीं से उठा कर ये पूछा है। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे शायद आपको जूम करने पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब बुक्स में देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पे जनरली हाई रेनफॉल होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और मैप भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहाँ पे बतलाया हुआ है कि लैटेराइट सॉइल आपको वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में मिलता है, आसाम के कुछ पार्ट्स में मिलता है, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में मिलता है। तो इस तरह से आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही जेपीएससी एग्जाम निकालना है। अब जैसे ही आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे पहले आपको सिलेबस का एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। तो अब सिलेबस पे जब हम आते हैं तो सिलेबस पे हमको पता चलेगा कि आखिर सिलेबस है क्या। तो उसी सिलेबस को डिकोड करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमारे पास चैलेंज बढ़ जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस इसने बतलाया ही नहीं है। तो मैं आपको बतला दूं कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स की परीक्षा में आपके पास 2 पेपर है, यानी एक पेपर है आपका जीएस पेपर 1 और दूसरा पेपर है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 जो है आपका वो खासकर आपका है झारखंड स्पेसिफिक, यानी झारखंड से जुड़े क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जाएंगे। और जीएस पेपर 1 जो है उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स। अब इसमें से ज्योग्राफी से टोटल 10 क्वेश्चन आता है, यानी 10 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा इंडियन ज्योग्राफी से। खासकर इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़ना है। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा कि प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी है। तो इंडियन ज्योग्राफी में से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो जीएस पेपर 2 है जिसमें झारखंड रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस, उसमें से ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। उससे आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जीएस पेपर 2 जो है आपका, उससे आपको देखने को यह मिलता है कि उसमें एक पैटर्न है एग्जाम का। उस एग्जाम में झारखंड रिलेटेड, यानी झारखंड में कैसी मृदा पाई जाएगी। देखिए वही चीज मैं आपको बतला रहा था कि जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 1 में आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चंस आएंगे। अब जीएस पेपर 2 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे उसमें आपको सेगमेंट्स बना के रखे हैं। यानी पहला आई सेगमेंट है, बहुत सारे ए बी मैंने हटा दिया है क्योंकि वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब का सेगमेंट है। जहां ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है बस वो रखा है। तो आई में आपको दिख रहा है राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल आपको पढ़ना है, झारखंड का क्या भूगोल है, क्या झारखंड के बीचों बीच या झारखंड के कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। अब कर्क रेखा गुजर रही है तो कैसा वहां पे जलवायु है, क्या मानसून जलवायु है, मानसून क्लाइमेट है, क्या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है पूरे के पूरे झारखंड में, या फिर कहीं पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी बनता है। तो ये सब चीजें आपको वहां पढ़नी है, जिसमें आपको जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज यानी मिनरल्स हो गए आपके, जो फिजियोग्राफी है, खासकर जो भूआकृतिक विभाजन है भारत का, जिसमें आप 6 डिविजन्स पढ़ते हैं, खासकर आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, हिमालयाज है, ये सब चीजें जब आप पढ़ते हैं
तो वो सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद झारखंड में जंगल प्रबंधन यानी जो आपके फॉरेस्ट हैं उससे जुड़े कैसे हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, वन्य जीव जंतु संरक्षण है यानी कंजर्वेशन आप कैसे करेंगे वाइल्ड लाइफ का, पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं वो सब है। उसके अलावा झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो, चाहे वो मिटिगेशन हो, अपशमन हो या फिर एडेप्शन हो, अनुकूलन हो, यानी मिटिगेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट की कैसे बन रही है पर्यावरण को संरक्षण करने में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा आपदा प्रबंधन भी है झारखंड में, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आ सकता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कम नहीं के बराबर आ सकता है। भूकंप हो गया, आपके ज्वालामुखी हो गए, आपके फ्लड्स हो गए, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ड्राउट हो गया, ये सभी जितने प्रकार के आपदा प्रबंधन है, वो सब आपके सिलेबस में है। तो अभी बस एक स्निपेट मैं दिखला रहा हूँ जो सिलेबस ऑलरेडी आपका जेपीएससी में दे रखा है, जो आपने भी डाउनलोड किया होगा, समझा होगा। लेकिन सिर्फ यह समझ लेने से हमें समझ में नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपके लिए हर चीज को तोड़ेंगे, सभी को लिख के बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, तो थोड़ा धैर्य बना के यहाँ पे रखिएगा। अब इसी से आपसे बोल रहा है कि 1947 का जो से लेकर आज तक का जो आर्थिक विकास है और भूगोल है झारखंड का, उससे 10 प्रश्न आएंगे। वैसे ही आपके यहाँ पे यानी 20 मार्क्स के हो गए, एक प्रश्न 2 मार्क्स के। वैसे ही जंगल प्रबंधन से आपके 5 प्रश्न, पर्यावरण से आपके 5 प्रश्न, सॉरी 7 प्रश्न, और झारखंड में आपदा प्रबंधन से आपके 5 प्रश्न। तो इतने सारे आपके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका विविध तथ्य, सामाजिक जो करंट अफेयर्स है, उससे भी कुछ-कुछ क्वेश्चन कभी-कभी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से आ ही जाते हैं। तो कुल मिला के ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए अब प्रीलिम्स के सिलेबस को थोड़ा डिकोड करते हैं, क्या पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली क्लियर तो लिखा नहीं है। तो प्रीलिम्स में आपको याद आ रहा होगा जो मैंने आपको स्लाइड बतलाया था कि सामान्य भूगोल, फिर जनरल ज्योग्राफी था, फिर आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी था, फिर उसके बाद आपका आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, और सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। तो वो चीज जब आपके दिमाग में है तो आपको पता होगा कि भौतिक भूगोल अब डायरेक्टली वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नहीं है सिलेबस में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। लेकिन भौतिक भूगोल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, समुद्र विज्ञान है। तो वो 3 चीज आपको पढ़ना है। उसका नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, मेंस में मैं आपको सिलेबस दिखलाऊंगा तो आपको पता चलेगा, उसके विदाउट आप समझ नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम प्रीलिम्स को डिकोड करें यहाँ से, तो हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, अगर मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पे बात करूं, तो वो फिजियोग्राफी है, यानी भू आकृतिक विभाजन है भारत का। उसमें 6 डिवीजन है, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, हिमालयस है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही आपको वो चीजें पढ़नी है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पे पहाड़ियां हैं, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे आपके आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। वैसे ही आपको फिर रिवर्स पढ़ना है, रिवर्स से क्वेश्चन आते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको दिखलाऊंगा अभी आगे स्लाइड में, मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, क्वेश्चन इस पे पूछे हुए हैं। कैसे पढ़ना है ये भी बतलाऊंगा। नदियां, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और ये सब, मानसून, कैसे जलवायु है, कैसी जलवायु है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर, कृषि, कैसे कृषि है, कैसे फसल होते हैं भारत में, खासकर कहाँ पर धान उगाया जाता है, कहाँ पे गेहूं उगाया जाता है, कहाँ पे सुगर केन उगाया जाता है, ये सब चीजें। उसके अलावा आपको नेचुरल वेजिटेशन, यानी कहाँ पे कैसी प्राकृतिक वनस्पति है, यानी आप कहाँ पे कैसे पेड़ हैं, कहाँ पे सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है, कहाँ पे आपके एकदम से फॉरेस्ट नहीं है, कैक्टस के पेड़ होते हैं, ये सब चीजें। अब ये चीजें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए आपको एक लिंकेज बनाना होगा। ये तो हो गया, एक लिंकेज का जरूरत है, यहाँ पे मैं आपको बतलाऊंगा वो लिंकेज क्या है। कि फिजियोग्राफी आप तभी समझ सकते हैं जब आपको जियोमॉर्फोलॉजी का ज्ञान हो, यानी आपको पता हो कि हिमालय 40 से 50 मिलियन साल पहले बना था, और हिमालय बनने का जो प्रक्रिया है वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रायद्वीपीय पार्ट है भारत का, यह ऊपर की तरफ आया था गोंडवाना लैंड से और यूरेशियन प्लेट से टकराया था, जिसकी वजह से फोल्डिंग हुआ, परत दर परत मुड़ते गए और आज हिमालय हमें दिख रहा है। तो वैसे एक फिजियोग्राफी भारत का बना हिमालय। हिमालय से जब नदियां निकली तो नदियां सेडिमेंट्स, अवसादों को एक जगह पे पटाती गई, पंजाब से बिहार असम तक, तो नॉर्दर्न प्लेन्स बना। यानी उसके पीछे, यानी फिजियोग्राफी के पीछे आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए भौतिक भूगोल का, मैं यह चीज बोल रहा हूँ। यानी फिजियोग्राफी आपको समझना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए भौतिक भूगोल के, फिजिकल ज्योग्राफी के, इसलिए मेंस का सिलेबस देखना जरूरी हो जाता है। वैसे ही फिर रिवर्स है, मानसून है, यानी मानसून
इसका पीछे आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भारत में अगर आते हैं तो भारत में इधर से ही क्यों आते हैं, क्यों नहीं वो हमेशा इधर से आते हैं, या फिर समर के टाइम इधर से आते हैं, विंटर के टाइम ये विंड ऐसे क्यों चलने लगते हैं। समर के टाइम आपको ही पता है ना कि पानी से ये जमीन की तरफ चलते हैं और उल्टा हो जाता है पैटर्न जब विंटर सीजन आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स मानसून में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे। एग्रीकल्चर, अब कोई जगह का फिजियोग्राफी कैसा है, कहीं पर पहाड़ है तो वहां पे क्या क्लाइमेट रहेगा, क्या मानसून से मेरा मतलब है क्या क्लाइमेट रहेगा, यानी पहाड़ों पे क्यों ठंडी लगती है, क्यों समुद्र किनारे कोस्टल स्टेट्स में साल भर एक जैसा टेम्परेचर रहता है। ये सब चीजें सभी एक दूसरे से एक लिंकेज है, यही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो इसको हम लिंकेज के तौर पे पढ़ेंगे तभी हमें सिलेबस को समझ में आएगा। वैसे ही हमारा कहाँ पे ज्यादा वर्षा हो रही है, कहाँ पे कैसी खेती हो रही है, मृदा हो रही है, यहाँ पे सॉइल छूट गया था, सॉरी, सॉइल भी हमें पढ़ना है, मृदा। तो मृदा कैसे है, कहाँ पे, ये चीजें आपको समझनी है, तभी आप वनस्पति के बीच एक रिलेशन बना पाइएगा। तो यह है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, एक डिकोड किया हुआ कि इतना चीज आपको प्रीलिम्स के लिए नॉलेज चाहिए। इसके अलावा यह आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट था। इसके अलावा आपको दिखेगा एक और चीज आता है इसमें कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के भी कुछ चीजें पढ़नी है, यानी मानव भूगोल का भी कुछ चीजें पढ़नी है। मानव भूगोल में हम जब देखेंगे तो जो सिलेबस है प्रीलिम्स का खासकर, वो उसमें आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। और पॉपुलेशन में आपको पढ़ना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे है, पॉपुलेशन की घनत्व कैसी है, डेंसिटी कैसी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। ग्रोथ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और साथ डिस्ट्रीब्यूशन वितरण आपको पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कहाँ पे सेंसस के हिसाब से नेगेटिव पॉपुलेशन हो गया था, किसमें पूछा था, नागालैंड उसका आंसर था। तो पॉपुलेशन पढ़ना है, फिर आपको सेटलमेंट्स पढ़ने हैं, यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स जब मैं बात करता हूँ, कहाँ पे मानव किस तरह से रहते हैं। उसके अलावा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आता है, झारखंड स्पेसिफिक में। 2 पेपर है ना टोटल, एक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आता है, जिसमें बाढ़ हो गया, आपका सूखा हो गया, और भी बहुत तरह के अर्थक्वेक, भूकंप हो गए। तो ये सब क्वेश्चन आप एक्सेट्रा जो भी आपदा है उसको कैसे हमें मैनेज करना है, मिटिगेट करना है, क्यों आता है, ये सब चीजें कहाँ पे आती हैं, तथ्य, फैक्ट्स भी, और साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स भी। तो ये हो गया आपके प्रीलिम्स का पूरा डिकोड कर दिया मैंने कि इतना चीज हमें प्रीलिम्स के सिलेबस में पढ़ना है। अब आते हैं मेंस पे, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए प्रीलिम्स का सिलेबस। तो अभी मैंने आपसे बात किया था कि प्रीलिम्स का सिलेबस देखने से हमें यह चीज नहीं पता चलेगा। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 चीज आपको बतलाया था, एक पीवाईक्यू और दूसरा मेंस का सिलेबस। तो आइए मेंस का सिलेबस पहले समझते हैं, तभी हमें प्रीलिम्स का एक्चुअल सिलेबस समझ में आएगा। तो मेंस का जो पेपर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफी के लिए खासकर आपको कैसे तैयारी करनी है। ज्योग्राफी को सोशल साइंस सेगमेंट में रखा गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का साथ में रखा गया है। और इसमें जनरली मेन एग्जामिनेशन में आपके 6 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट्स 2 ऑफ दीज पेपर्स, नेमली पेपर 1 एंड पेपर 2, 100 मार्क्स और 150 मार्क्स के होते हैं। बाकी जो लैंग्वेज बेस्ड और रिमेनिंग 4 पेपर्स होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो खैर वो सब तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा। उसके अलावा ज्योग्राफी यहाँ पे आपको सोशल साइंस में दिखेगा, और 4th में आपको जनरल साइंस में इन्वायरमेंट लिखा है, पर्यावरण लिखा है, और फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लिखा है। तो अब मेंस का जो सिलेबस है उसको समझिएगा कि मेंस का जो ज्योग्राफी का पेपर आता है, पहले वो आपको बता दूं कैसे आता है। उसमें आपको 2 सेक्शन होंगे। ज्योग्राफी का जो मेंस का पेपर होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के ईच होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे, यानी प्रीलिम्स में जैसे आपने देखा था ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस होंगे, वैसे ही पहला ये सेक्शन होगा आपका फर्स्ट सेक्शन, जिसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मार्क्स के ज्योग्राफी के आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन होता है जिसमें आपको 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल उसमें आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे 4, और उन 4 क्वेश्चंस में कोई 2 क्वेश्चन ही आपको लिख के लाना है, यानी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप बोलते हैं इसको। इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको लिखना है। 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 2 क्वेश्चन, ओनली 2, कोई 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जो ईच क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, यानी टोटल ये 80 मार्क्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 20 मार्क्स, यानी
100 मार्क्स के आपके टोटल ये पेपर हो जाएगा ज्योग्राफी का। आपको समझ में वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको बस समझा दिया कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी हैविंग 2 मार्क्स फॉर ईच ऑब्जेक्टिव, और फिर आपको लिखा है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। वही चीज़ है, हिंदी में भी वही चीज़ लिखा है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है। अब इस पैटर्न जब आपको समझ में आ गया है तब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम मेंस के सिलेबस पे आएंगे तो एक-एक चीज़ डिटेल्ड में लिखा है। अब इसको देखते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको हिंदी में बोलता जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, यहाँ पे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से शुरुआत हुआ, यानी कि पृथ्वी जो आज दिख रही है वो क्या ऐसी थी आज मिलियन साल पहले, 15 मिलियन साल पहले, 13.5 बिलियन साल पहले, क्या ऐसी ही पृथ्वी थी? बिग बैंग का जब इवेंट हुआ, क्या कैसे इवोल्यूशन हुआ पृथ्वी पर? आंतरिक संरचना क्या है पृथ्वी की, इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसमें आप पढ़ते होंगे जो पृथ्वी का सतह है वो सतह पे क्रस्ट होता है, फिर एक बीच में कोर होता है और इन दोनों के बीच में मैंटल होता है। तो आंतरिक संरचना आपको पढ़ना है। साथ ही में आपको कुछ थ्योरीज पढ़ने हैं, जिसमें कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, कैसे दो जगह की प्लेट्स आपस में अलग होते हैं, जुड़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स में भी वही चीज है, यानी पीटीटी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन है भौतिक भूगोल में जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको रॉक्स पढ़ने हैं, चट्टानें पढ़नी है, किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, कहाँ पे इग्नियस रॉक पाई जाती है, कहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ पैटर्न्स हैं, ये मेंस में आपको डिटेल में पढ़ना है कि अगर कोई नदी बह रही है तो वो किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स का स्थलाकृतियों का निर्माण करेगी। हिमनद ग्लेशियर्स में किस प्रकार के स्थलाकृति बनेंगे, एरिड यानी जो आर्द्र भूमि होता है वहां पे किस प्रकार की स्थलाकृति बनेगी, कास्ट रीजन्स यानी कास्ट रीजन्स में किस प्रकार के एक स्पेशल रीजन होता है वहां पे कैसा स्थलाकृति बनेगा। वैसे ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपको पढ़ना है, इसमें आपको बेसिकली वेदरिंग इरोजन जो होता है, जो अवसाद पढ़ते हैं, अपरदन पढ़ते हैं आप, ये सब चीजें पढ़ते हैं, मास वेस्टिंग हो गया, सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन, और इसमें डेविस एंड पेंक एक थ्योरी है, वो भी हमें देखना है। इसके अलावा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी अब ये क्लाइमेटोलॉजी शुरू हो गया। अभी तक ये जो 1, 2 और 3 आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह जियोमॉर्फोलॉजी था। इसके बाद यहाँ से क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान शुरू हो गया। उसमें हमें कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी है, कैसे बना है हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल में कौन कौन से लेयर्स हैं, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब चीजें पढ़नी है। हीट बजट पढ़ना है पृथ्वी का, कि पृथ्वी कैसे गर्म होती है, सूर्य से कैसे प्रकाश आता है तो वो प्रकाश को लेके गर्म हो जाती है, उसके बाद फिर रेडिएट बैक करती है, जिसे हम टेरेस्टेरियल रेडिएशन बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। और पृथ्वी उससे ही ज्यादा गर्म होती है। जब वो वापस रेडिएशन छोड़ती है एनर्जी, तो कुछ गैसेज होते हैं वायुमंडल में, उन गैसेज के कारण, वो गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो वो हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है वायुमंडल का, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, आपको जलवायु जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें पढ़नी है। टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ना है, तापमान युत्रक्रमण पढ़ना है। इसके अलावा एयर मास की थ्योरी पढ़नी है, चक्रवात पढ़ने हैं, कितने प्रकार के चक्रवात है, साइक्लोन्स हैं, टेम्परेट है कि ट्रॉपिकल है। इसके अलावा इवापोरेशन, कंडेंसेशन, वाष्पीकरण, संघनन की प्रक्रिया, तो ये सब क्लाइमेटोलॉजी के ही चीज है। आपके क्लाइमेट टाइप्स हैं, कोपेन ने किस तरह के क्लाइमेट टाइप्स बताया है, साइंटिस्ट के नाम है। थॉर्नवेट ने किस टाइप के क्लाइमेट टाइप्स बताए हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, टेम्परेचर का क्या रोल है, टाइड, ओशियन करेंट, ओशियनोग्राफी, यानी मेंस का सिलेबस जो है वो आपके बहुत सारी चीजों पर बसा है। इसको मैं डिकोड भी करूंगा आगे, जैसे मैंने प्रीलिम्स का एक स्लाइड पे आपको किया। पहले आप बस इसको देख लीजिए कि आपका सिलेबस में दिया क्या है जेपीएससी ने। तो ये सब ओशियन करंट हो गए, ओशियन फ्लोर हो गए, ओशियन में कैसे रिलीफ फीचर्स हैं, यानी क्या ऊंचावच है, कैसी बनावट है, हमारे समुद्र के अंदर भी हम माउंट एवरेस्ट से बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं। उसके अलावा आप जानेंगे कि हमारे जो भारत की स्थलाकृति है वहां पे क्यों माउंटेन्स बड़े बड़े मिलते हैं, पहाड़ क्यों मिलते हैं, नदियां क्यों मिलती हैं। तो पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी का ये सेक्शन है, और साथ में आपको ओशियनोग्राफी भी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये क्लाइमेटोलॉजी भी है, ये आपकी ओशियनोग्राफी भी यानी समुद्र विज्ञान भी है। मैं हिंदी में भी लिखूंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं अब हिंदी में बोलता जा रहा हूँ। क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और आपकी जियोमॉर्फोलॉजी।
तो इस तरह से ये 3 सेक्शन आपको पढ़ना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा फिजिकल ज्योग्राफी ये खत्म हो गया, अब फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी पढ़ना है। तो यहाँ पे गौर करिएगा कि जो मेंस का सिलेबस है वह आपका जनरली 3 खंड में बटा हुआ है। पहला जो खंड है वो फिजिकल ज्योग्राफी था जो अभी हमने देखा। तो मैं इस खंड को अगर मेंस के सिलेबस को आपको यहाँ पे डिकोड करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि मेंस का जो सिलेबस है वो पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, जिसमें हमने 3 चीजें देखी थी अभी, आप खुद बतलाइए। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी और उसके अलावा ओशियनोग्राफी। यानी ये सिलेबस थे आपके फिजिकल ज्योग्राफी के, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इसके बाद मेंस में जो सेकंड सेक्शन है वो यह है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी यानी भौतिक और मानव भूगोल भारत का। ध्यान से देखिएगा, और यही भारत का जो भूगोल था, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया था, वह आपका प्रीलिम्स में था, वर्ल्ड की ज्योग्राफी डिटेल में नहीं थी। तो मेंस का जो दूसरा खंड है उसमें हम देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, और साथ में हम देख रहे हैं मानव भूगोल यानी ह्यूमन भूगोल। अब इनका बीच में एक रिलेशन होता है, यानी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्टेड होती है, यानी जो मानव जो घटनाएं कर रहा है पृथ्वी पे उसका असर नेचर पे पड़ेगा, नेचर जो बदलाव लाती है उसका असर मानव पे पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है तो उसका असर मानव पे पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे समझिए कि हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय से बहुत सारी नदियां गिरती हैं, नदियां अच्छा खासा मिट्टी को अवसाद के रूप में वहां पे बसा देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, जिसके कारण फर्टाइल प्लेन्स बनता है पंजाब से लेके बिहार तक, जिसके कारण वहां की मिट्टी मृदा अच्छी होती है। इस वजह से वहां पे कृषि अच्छी होती है, और कृषि अच्छी होती है तो जनरली वहां का पॉपुलेशन, जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स में, भारत के उत्तरी मैदान में लोग रहते हैं। तो कैसे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच एक कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन के वजह से ही सिलेबस में साथ में यह चीज रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है सिलेबस को समझना, सिलेबस को रिस्पेक्ट करना। अब इसमें आपको बोल रहा है स्ट्रक्चर, संरचना, रिलीफ यानी ऊंचावच, और फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी वही भू आकृतिक विभाजन, ड्रेनेज सिस्टम यानी आपके अपवाह तंत्र जो है, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, हिमालयन एंड पेनिनसुलर। तो ये सब चीजें हमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ना है। साथ ही हमें इंडियन मानसून यानी फिर से क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आ गया, मैकेनिज्म आ गया, रिट्रीट आ गया, मानसून कैसे आता है भारत में, कौन से महीना में बारिश होती है, फिर कब ये मानसून वापस चला जाता है भारत से, क्या ऐसे कारण है जो है भारत में जून में ही आता है और सितंबर अक्टूबर के टाइम आते आते ये वापस चला जाता है। ये सब चीज हम जब क्लासेस लेंगे उसमें आपको बतलाएंगे। क्लाइमेटिक टाइप्स है आपके, कोपेन, त्रिवर्था। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, आपकी मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया यानी जो प्रमुख फसलें हैं, और फूड स्कार्सिटी यानी कहाँ पे कैसे हमें फूड यानी जो हमारा फूड डेवलप हो रहा है सॉइल से, मृदा से, उसको कंजर्व करके रखना है, संरक्षण करना है ताकि उसकी स्कैसिटी नहीं हो, कमी ना हो। तो यह हमारा सेकेंड सेक्शन था जो कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में था। अब इसी में आपको देखने को मिलेगा कि पहला सेक्शन जब आप तैयार कर लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसमें आप क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, यानी बेसिकली आप फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में तैयार हो जाएंगे भौतिक भूगोल में, तब आपको प्रीलिम्स में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी जब भी आपको एक तैयारी करनी चाहिए तो वो तैयारी हमेशा प्रीलिम्स पर और मेंस की साथ में करनी है, अकेले अकेले नहीं करनी है, वरना आपका प्रीलिम्स हो सकता है निकल भी जाए लेकिन मेंस में आप फेल हो जाइएगा। तो इसलिए सिलेबस को डिकोड करना उस वे से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और सेक्शन है इसमें, जब आप इतना कुछ कर लीजिएगा तो मेंस में एक और सेक्शन आता है जो आपको आगे दिखेगा यहाँ पे। इसी में आपको दिखेगा नेचुरल वेजिटेशन भी है, उसी में आपको आपको यहाँ पे दिखेगा कि नेचुरल वेजिटेशन में प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। वैसे ही आपको दिखेगा सॉइल्स, ये सब मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, फॉरेस्ट टाइप्स, सॉइल्स। इसके अलावा आपको आईसीआर क्लासिफिकेशन यानी आईसीआर एक बॉडी है, और ये आईसीआर बॉडी किस टाइप की सॉइल टाइप्स क्लासिफिकेशन भारत में करती है, ये चीजें पढ़नी है। साथ ही आपको सॉइल डिग्रेडेशन पढ़ना है, कंजर्वेशन पढ़ना है, संरक्षण पढ़ना है कि मृदा अगर खराब हो रही है, सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है तो कैसे हम इसे बचाएंगे। साथ ही वेजिटेशन फॉरेस्ट टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, कहाँ पे कैसे फॉरेस्ट है, कहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन है, कहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है, कहाँ पे अनरिजर्व फॉरेस्ट है, कहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, तो कहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स हैं भारत में, कहाँ पे वन्य अब
कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भारत में, कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में, ये सब चीज़ें आपको देखना है। साथ ही आपको नेचुरल हजार्ड्स, जो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको बतलाया था, ये सब बाढ़, सूखा, साइक्लोन्स, चक्रवात भारत में कहाँ पे आते हैं, उड़ीसा में आते हैं कि कहाँ पे आते हैं, लैंडस्लाइड्स कहाँ पे भारत में आते हैं, हिमालयंस में आते हैं, वेस्टर्न घाट्स में आते हैं, कहाँ पे आते हैं। साथ में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने ऑलरेडी आपको बतला दिया था, डेंसिटी, घनत्व और ये सब चीज़ें। उसके बाद एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन कैसा है भारत का, पॉपुलेशन इन्वायरमेंट कैसा है, सेटलमेंट्स मैंने आपको बतलाया था, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कैसे मानव सेटलमेंट करता है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में और एक आपका अर्बन क्षेत्र में यानी नगर के क्षेत्र में। तो वही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। बेसिकली आपको मेंस का सिलेबस वही बतला रहा है। अब इसके अलावा जब हम 2 चीज़ें पढ़ लेंगे, तब हमें ध्यान में आएगा कि जो जो मैंने आपको बतलाया था कि मेंस का जो सिलेबस है, वह आपका 3 खंड में है। पहला खंड आपका फिजिकल ज्योग्राफी था, जो कि भौतिक भूगोल था। दूसरा था आपका, जिसमें हमने देखा कि कैसे फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया था, यानी इसमें फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे वर्ल्ड हमें पढ़ना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडिया भी पढ़ना है, और साथ में यहाँ पे हमें देखना है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। एक अलग से चीज़ आ जाता है, यानी कैसा संसाधन है हमारे पास। अब ये संसाधन वाला जो तीसरा पार्ट आता है, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे कैसे हमारे पास लैंड रिसोर्सेज है, कैसे जनरल लैंड यूज, एग्रीकल्चर लैंड यूज, कहाँ पे कृषि हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है, कहाँ पे हम कैसे फसल उगा सकते हैं। यानी अगर वीट हम खेती कर रहे हैं तो हम पंजाब में ही क्यों कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात आपने सुना होगा, वहीं क्यों कर रहे हैं। शुगर केन की खेती हम कर रहे हैं तो यूपी में ही क्यों कर रहे हैं, महाराष्ट्र में ही क्यों कर रहे हैं। टी, रबर, कॉफी, ये सब की खेती नीचे क्यों की जाती है। टी की वेस्ट बंगाल, कॉफी और रबर की जनरली केरल, कर्नाटक में ही क्यों की जाती है। फिर वाटर रिसोर्सेज, संसाधन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों यहीं पर होते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। वाटर रिसोर्सेज में, जल संसाधन में आपको पढ़ना है, वाटर वेज सिस्टम पढ़ना है, वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, क्यों वाटर की कमी हो रही है, पढ़ना है। उसके अलावा मिनरल्स एंड एनर्जी, यानी जो आपके खनिज हैं, वो सब चीज़ें, खनिज और ऊर्जा के संसाधन हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड इसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, आपको पता ही होगा। कोल यहाँ पे मिलता है, आयरन मिलता है, बॉक्साइट, कॉपर, मिनरल्स, जो खनिज हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना है। फिर इसके अलावा जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उसमें कौन से सोलर एनर्जी कहाँ पे मिलता है, कहाँ विंड एनर्जी मिलता है, कौन से कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, कौन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, कौन सोर्सेज हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, कौन खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, ये सब चीज़ें पढ़नी है। बायोगैस पढ़ना है, इथेनॉल पढ़ना है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़नी है, कहाँ पे कैसे इंडस्ट्रीज हम लगा सकते हैं, उसके थ्योरी पढ़ना है। वेबर का एक थ्योरी होगा यहाँ कहीं लिखा हुआ, वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। यानी मान लीजिए कोई कोल का इंडस्ट्री लग रहा है, प्लांट लग रहा है, तो क्या वो जहाँ पे रिसोर्स मिलेगा, संसाधन मिलेगा, उसके करीब लगाया जाएगा या उससे बहुत दूर लगाया जाएगा। तो जैसा संसाधन होगा, अगर वो संसाधन को दूर ले जाते ही संसाधन डिप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम क्या करते हैं, संसाधन का जो सोर्स होता है, जहाँ से उसकी प्राप्ति हो रही है, वहीं पर हम जनरली इंडस्ट्री लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है। यानी ट्रांसपोर्ट को मैं बोल सकता हूँ परिवहन, कम्युनिकेशन को संचार, और इंटरनेशनल ट्रेड तो आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरह से इसमें हमें रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, रेलवेज ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। इसके अलावा हमें वाटरवेज ट्रांसपोर्ट पढ़ने हैं। फिर हमें बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसका कनेक्शन आईआर से भी है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी है। तो ये सब चीज़ें मेंस के सिलेबस में है। तो मेंस का सिलेबस कितना ज़्यादा व्यापक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया है, और प्रीलिम्स का सिलेबस उतना ही ज़्यादा डिटेल्स में हमारे पास नहीं है। तो यह एक कन्फ्यूज़न भी है हमारे सामने। इसलिए जब हमने एक बार सिलेबस को जब देखना स्टार्ट किया है यहाँ पे, तब हमें क्लियर हो रहा है कि आखिर है क्या यह चीज़। इतना बड़ा सिलेबस है, कन्फ्यूज़न बहुत है, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखें तो हमें झारखंड का भी ज्योग्राफी, भूगोल अलग से पढ़ना है, जहाँ पे हमें दिखेगा कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में बहुत सारी चीज़ें बतलाई गई हैं। जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, आपका भौगोलिक परिचय, यानी झारखंड कर्क रेखा से गुजरता है, तो वहाँ पे कैस क्यों गुजरता है,
और कैसी जलवायु पाई जाती है, उसका परिचय क्या है, भारत में उसका कौन सा पार्ट आपका उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, कौन सा पार्ट उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में आता है, ये सब हम भौगोलिक परिचय में पढ़ेंगे। उसके अलावा भूगर्भिक संरचना क्या है झारखंड की, यानी लैंडफॉर्म्स और जो ऊंचावच है, रिलीफ फीचर्स हैं, वो कैसे बने हुए हैं, कौन से चट्टानों से बने हुए हैं, वहाँ पे नीस के चट्टाने हैं या फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से चट्टाने हैं, धारवाड़ का रॉक है, गोंडवाना रॉक है, आखिर किन चट्टानों से वो बना है, वो सब चीजें हम भूगर्भिक संरचना में पढ़ेंगे और भौगोलिक परिचय में पढ़ेंगे, यानी भू आकृतिक विभाजन झारखंड का क्या है, फिजियोग्राफी किन चीजों से बनी है। उसके अलावा धरातलीय स्वरूप क्या है उसका, हम वो भी देखेंगे। अपवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम में हम रिवर्स देखेंगे। जलवायु क्लाइमेटोलॉजी में झारखंड की जलवायु क्या है, क्या वहाँ पे कितनी वर्षा होती है, कैसा वहाँ का मृदा है, कैसा वहाँ का वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ है, कैसा वहाँ का फॉरेस्ट है, कैसा वहाँ पे कृषि, कैसी वहाँ पे कृषि होती है, कौन से प्रमुख फसलें होती है झारखंड में, कहाँ पे कौन सा पठार है, ड्रेनेज है, प्रणाली, यानी पूरी तरह से हमें जो चीज हमने इंडिया में पढ़ा था वही चीज हम डिटेल्स में अब झारखंड में पढ़ेंगे। ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा, यानी जो चीज हम इंडिया में पढ़े थे वही चीजें हमें झारखंड के बेसिस में पढ़नी है। इरिगेशन सिंचाई भी पढ़ना है, दामोदर स्वर्णरेखा नदी जो है, उसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज हैं, खनिज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो पढ़ना है। उसके बाद पॉपुलेशन पढ़ना है हमें। पॉपुलेशन में अब ये अलग से एक टॉपिक है जनसंख्या वाला, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, तो झारखंड के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है, इंडिया के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है। ग्रोथ क्या है, वितरण क्या है, उसके अलावा डेंसिटी घनत्व क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है झारखंड की, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स क्या है, जनजाति का क्या समस्या है यहाँ पे, ट्राइबल डेवलपमेंट क्या है, कस्टम्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स क्या है झारखंड के, इंडस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट क्या है, पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, यानी यह जो पार्ट है यह पूरा का पूरा ह्यूमन पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो यह जो सिलेबस है यह आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी को एक बार लास्ट में मैं आपके लिए डिकोड कर देता हूँ फिर से, कि यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिला है कि हमें पूरा का पूरा तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है मेंस के सिलेबस में, जिसमें हमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है। उसके अलावा हमने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल साथ में पढ़ना है। उसके बाद उसी के सेक्शन में हमें एक सेक्शन और था जो मैंने आपको बताया था कि भौतिक भूगोल के साथ साथ हमें संसाधन के बारे में भी पढ़ना है। लैंड रिसोर्सेज हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, कैसे सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बतलाया था। उसके अलावा आपको मैंने बतलाया कि ऑलरेडी हमें कैसे झारखंड का स्पेसिफिक ज्योग्राफी पढ़ना है और ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट्स जो पॉपुलेशन हो गया, जनसंख्या हो गया, सेटलमेंट्स हो गए, वो सब चीज़। अब उसके अलावा इन्वायरमेंट में खासकर हमें एग्रीकल्चर, कृषि साइंस का भी सिलेबस दे रखा है, तो कृषि साइंस भी पढ़ना है, कृषि विज्ञान जो है हमारा, जिसमें हम डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे झारखंड का, कि 15 टोटल जोन्स हैं भारत में, तो उसमें से कितने 2 आते हैं, 3 आते हैं, कौन कितने जोन्स झारखंड में आते हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ का रेनफॉल पैटर्न पढ़ेंगे, कौन से जिला में कितनी अच्छी वर्षा होती है, कौन से जिला में कम वर्षा होती है, ज़्यादा होती है। इसके अलावा रेनफेड एग्रीकल्चर, ये सब पैटर्न है जो कि कन्वेंशनल तरीके से हम खेती कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं या नहीं उगा रहे हैं, वो सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कौन से फसलों को ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत है, उसके लिए क्या सिंचाई का क्या प्रबंधन है, वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज आ जाता है इसमें, जलवायु परिवर्तन, रेन कैसे हम जो वर्षा का पानी है उसको बचा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये सब जो आपदा प्रबंधन जैसी चीजें यहाँ पे भी है प्रबंधन में, ये प्रबंधन रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया आपका, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर आउटपुट, कृषि का कैसे हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं झारखंड के सेंस में, एक रिलेशन में हम पढ़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा को कैसे हम एक बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। वर्मी कंपोस्ट, ये सब मेथड्स हैं, आपको पता होगा कैसे इन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं, सॉइल को बेहतर फर्टाइल बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में हमें डिटेल्स में पढ़ना है, यानी कृषि में जो सिलेबस है इसका कुछ पार्ट आपका इकोनॉमी से भी मिलता है, जो इकोनॉमी के सेक्शन में आपको कवर करवाया जाएगा। बाकी जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वहाँ पे मैं आपसे ये सब चीज़ें कवर करा दूँ, आपके लिए ये सब चीज़ें मैं कवर कराऊँगा। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है मेंस का सिलेबस का, वो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, जहाँ पे पर्यावरण में हमें दिखता है क्या कंसेप्ट है इकोसिस्टम का, हमें जानना जरूरी है कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है आपका,
जो वॉइटिक और एबॉइटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच एक रिलेशन होता है। जो पेड़ पौधे हम हैं और बाकी चीज़ें हैं उनके बीच एक रिलेशन है। तो वो इन्वायरमेंट है। और जनरली इकोलॉजी क्या है हमारा? इकोलॉजी हमारा उसके स्टडी को बोलते हैं हम, कि अगर हम उस रिलेशनशिप के स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम इकोलॉजी बोलेंगे। वैसे ही इकोटोन क्या होता है? बेसिक जो डिफरेंस बेसिक जो आपका डेफिनिशंस हैं, बेसिक जो डेफिनिशंस हैं आपके, वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमेशा रहेंगे जैसे कि सोलर एनर्जी है, कौन सा ऐसा स्रोत है जो खत्म हो जाए जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। बेसिक चीज़ें हैं। कैसे हम कंजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे उसको, इसके बारे में हमें पढ़ना है, संरक्षण करना है हमें। तो इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन यानी जो प्रदूषण है, किसके कितने टाइप के प्रकार, कितने प्रकार हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, इस तरह से सॉइल पॉल्यूशन है। बायोडाइवर्सिटी जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पीसीज पढ़ना है, न्यूज़ में कौन से स्पीसीज हैं, जैसे बाघ हो गया, जैसे शेर हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, ये सब स्पीसीज। कॉन्सेप्ट्स, हॉटस्पॉट्स, कहाँ-कहाँ भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कहाँ-कहाँ भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कहाँ पे टाइगर रिजर्व है, झारखंड में कहाँ पे टाइगर रिजर्व है, पलामू में है कि कहाँ है, कहाँ एलिफेंट कॉरिडोर है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो कि इश्यूज़ हैं इन पर्यावरण के, वो पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में कैसे छेद हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल लॉज पढ़ेंगे। लॉज यानी कौन से ऐसे कानून हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज है सरकार की, झारखंड सरकार की और देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज है जिसके तहत ये सब चीज़ें की जा रही हैं, पर्यावरण को अच्छा बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बतलाऊं तो सीपीसीबी एक बोर्ड है जो कि सेंट्रल है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। वैसा ही झारखंड में भी एक झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी आपके लिए बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कौन से फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक्ट्स भारत में हैं, झारखंड में। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो हमें तैयार हो जाएगा हमारा सिलेबस। मेंस का एक बार मेंस में हम एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। तो ओवरऑल जो सिलेबस का डिस्कशन था यहाँ पे खत्म होता है, कि मेंस में आपने देखा कितना डिटेल में है और प्रीलिम्स में भी आपने देखा। तो अब हम पीवाईक्यूज का आधार लेंगे और समझेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेंस का सिलेबस देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या-क्या पढ़ना है। अब कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या अप्रोच रहने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। अब यही क्वेश्चन हम देखते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका एनालिसिस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए अलग से आपको प्रीलिम्स ट्रेंड एनालिसिस में एक वीडियो मैं लाऊंगा, जिसमें मैं प्रीलिम्स 2025 के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखलाऊंगा, उसके सोर्सेज बताऊंगा कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन ही आपको वैसे सॉल्व करके बतलाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस दिखलाऊंगा कि पीवाईक्यूज कैसे आपको समझना है, यानी एक स्ट्रेटजी वीडियो है, तो इसमें समझाऊंगा कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिएगा, लैटेराइट सॉइल के बारे में पूछा है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी आपको बतलाया था। तो वहाँ पे क्या हाई टेम्परेचर है, कैसा रेनफॉल है, यानी भारत में अगर मैं आपको बोलूँ कि वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न घाट जो आपका जनरली गुजरात, ये महाराष्ट्र से फैला हुआ है केरल तक, और नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में ज़्यादा बारिश होती है। तो जब तक आपको यही नहीं पता है तो ये क्वेश्चन कैसे बना पाइए। तो पीवाईक्यूज का एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें करना क्या है। जब हम पीवाईक्यूज पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को जब मैंने पढ़ा तब तो मेरे दिमाग में आया कि इसके लिए मुझे फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, यानी इसके लिए मुझे भारत का फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल क्या है, यह पता होना चाहिए, वरना मैं क्वेश्चन ही नहीं बना पाऊंगा। अब मुझे तो पता है एज ए टीचर कि यहाँ पे हो सकता है आपको ही पता हो, आप पढ़े हुए हो कि साउथ वेस्ट मानसून विंड आती है और केरल से टकराती है, किसी पहाड़ पे मानसून विंड चढ़ती है तो हवा धीरे धीरे ऊपर जाती है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो संघनन की प्रक्रिया होती है, जिससे बादल बनता है, बारिश होता है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से ये स्टेटमेंट बना पाइएगा। और दूसरा स्टेटमेंट में दे दिया है कि लैटेराइट सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, यानी यह सॉइल जो है वो ह्यूमस में ज़्यादा रिच होती है, कहाँ-कहाँ पाया जाता है, यानी एक तरह का फैक्चुअल भी है और साथ में कॉन्सेप्चुअल भी है। अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बतलाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से है, ये सोर्सेज है इसका, यानी एनसीईआरटी के डायरेक्ट पैराग्राफ से उठा के पूछा है, जहाँ पे आपसे जानना चाह रहा है
कि आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं कि नहीं जाते। यानी सीधा-सीधी मैं बोलूँ तो कि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं या कोर कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। यानी अगर देखा जाए तो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को वो जानना चाह रहा है। अब इसी डायग्राम पे मैं सॉल्व करता हूँ। आपको ही पता है कि भारत 0 डिग्री से ऊपर है, तो 0 डिग्री से ऊपर होने के कारण जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आते हैं, जिसको साउथ वेस्ट मानसून विंड बोला जाता है, वो भारत में बारिश कराते हैं। एक अरेबियन सी का ब्रांच होता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल का ब्रांच होता है। तो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच पैरेलल निकल जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है। यहाँ पे पहाड़ है हमारे पास, जो कि वेस्टर्न घाट्स है, एक तरह का पहाड़ है। तो जनरली यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसके लिए क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अरावली हिल्स है, तो ये जो विंड्स हैं डायरेक्टली पैरेलल समांतर निकल जाते हैं। पहाड़ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर टकराएगा तब तो बारिश होगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटीज़ के पैराग्राफ से उठा के क्वेश्चन है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? सॉइल जो मिट्टी बनी होती है बहुत लेयर्स की बनी होती है, परत की बनी होती है। अब ज़्यादा बारिश होगा तो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जनरली मिट्टी से घुल नहीं पाता है, मिल नहीं पाता उसमें। अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो नाइट्रोजन बह जाएगा तो मिट्टी बेकार हो जाएगी। तो वहाँ पे मिट्टी जब बेकार हो गई तो जनरली वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अच्छी नहीं है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, भारी वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जो एग्जाम्पल दे रखा था, वहाँ पे उच्च तापमान भी होता है। तो तापमान हाई होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाते हैं। अब जो मर जाएँगे तो अपना काम नहीं कर पाएँगे, डिकम्पोज़िशन नहीं कर पाएँगे। आपने पढ़ा होगा कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ते हैं। जैसे ही तोड़ते हैं तो जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़-तोड़ के वो क्या करते हैं, डिकम्पोज़िशन का प्रोसेस करते हैं। डिकम्पोज़िशन का जब प्रोसेस होता है उसके कारण मिट्टी अच्छी बनती है, उसी को ह्यूमस बोलते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स के चीज़ हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो वैसे ही यूपीएससी आपसे जानना चाह रहा है कि क्या आप जेपीएससी आपसे जानना चाह रहा है कि कैसे आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं या नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी जेपीएससी का 21 का ही क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अब यह आपसे यह जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि भारत में 2 प्रकार का मानसून के कारण वर्षा होती है। यानी भारत को अगर मैं रफ मैप बनाऊं यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि समर के टाइम जनरली जून से लेके जो हमारा सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है, वहाँ पे जो मॉनसून विंड्स होती हैं, पवनें होती हैं, वो हमेशा वाटर से लैंड की तरफ चलती हैं। जिसके कारण ये वाटर के ऊपर से चलती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और भारी वर्षा कराती हैं। रेनफॉल होता है जून से लेके अक्टूबर तक अधिकतर भारत में। लेकिन जनरली यह जो मॉनसून विंड है वो इस प्रकार से भी चलती है और ऐसे फिर यहाँ पे हिमालय का प्रकार है म्यांमार में, यहाँ पे अराकानी, उससे टकरा के भारत में बारिश कराती है। जिसकी वजह से ये जो पैरेलल चल रही हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं इसको, समझिएगा। तो बे ऑफ बंगाल से जब ये पैरेलल चल रही हैं तो इन क्षेत्रों पे बारिश नहीं कराती। कौन सा क्षेत्र है? कोरोमंडल कोस्ट है भारत, कोरोमंडल कोस्ट है। तो कोरोमंडल कोस्ट में ये बारिश नहीं कराती हैं। लेकिन ये जो समर के टाइम का बात है, समर के टाइम का बात है। अब समर के टाइम पे ऐसा विंड क्यों चल रही है ये समझने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कि समर के टाइम पे मुझसे डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बनती है। अब ये लो प्रेशर ही क्यों है? क्योंकि सूर्य समर के टाइम हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है, जिसके कारण ये जमीन को गर्म कर देता है, जिससे जमीन गर्म होगी तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, उच्च तापमान होगा, जहाँ कहीं भी वहाँ पे लो प्रेशर, निम्न वायु दाब बन जाएगा। तो उसकी वजह से समर में ऐसा होता है। अब विंटर के टाइम यही सूर्य नीचे चला जाता है मकर रेखा पे, जिसके कारण जनरली अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद भारत में विंटर सीजन देखने को मिलता है। अब सूरज ही नीचे चला गया तो ये गर्म ही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लो टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या उल्टा, यहाँ पे रिलेटिव बात करें तो यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर। तो अब हवाएं कैसे चलेगी विंटर के टाइम अगर मैं आपसे बात करूँ तो विंटर के टाइम जनरली इंडिया में हवाएं वाटर पे क्या बन गया? लो प्रेशर। लैंड पे क्या बन गया? हाई प्रेशर। यानी इधर से चलेंगी, ऐसे चलेंगी उल्टा, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती चलती है। तो जनरली यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड जब ये लौटेंगी विंटर के टाइम तो कहाँ पे बारिश कराएंगी? तो ये कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कराएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। बाकी जो क्षेत्र हैं, कोंकण हो गया, मलाबार हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे
जून से लेके सितंबर अक्टूबर में बारिश होगा, यहाँ पे विंटर में बारिश होगा कोरोमंडल। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने तो इजी वे में आपको बतलाया है। बाकी जो पीवाईक्यूज का वीडियो लाऊंगा उसमें डिटेल में बतलाऊंगा और अच्छे तरीके से बतलाऊंगा। लेकिन आप समझिएगा कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पीवाईक्यू आपसे पूछ क्या रहा है? पीवाईक्यू आपसे आपके कॉन्सेप्ट्स पूछना चाह रहा है। ज्योग्राफी में क्या आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग है, क्या आपने एनसीईआरटीज पढ़ा है, यह चीज मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब घूमती है, जिसके कारण सीजन चेंज होता है। तो ये सभी आप लोगों को पता होगा, उसके कारण सीजन चेंज नहीं होता, उसके कारण दिन और रात होता है। और अर्थ रेवोल्यूशन यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, उसके चारों तरफ घूमती है, उसकी वजह से सीजन चेंज होता है, क्योंकि वो टिल्टेड है, झुकी हुई है। इसको बदल दिया है, पूछ रहा है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स का ही एक पैटर्न है, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब तक आपको नहीं पता चलेगा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। उसके अलावा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन ओजोन लेयर, यह एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बात करूं तो आपसे फैक्चुअल भी पूछ रहा है, आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहा है जेपीएससी, और कोई कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी दे रहा है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, यानी आपके लिए फैक्चुअल भी वो स्टेटमेंट बना दे रहा है प्लस कॉन्सेप्चुअल भी बना दे रहा है, एक ही क्वेश्चन में दोनों भी पूछ रहा है। तो जब तक आपके दोनों चीज सॉलिड नहीं होंगे, फैक्चुअल और पीवाईक्यू देखने से यही पता चल रहा है ना, यही तो इंपॉर्टेंस होता है पीवाईक्यू का। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला एक और फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए, सेंसस आपको पढ़ना है, सेंसस पढ़ के नहीं जाइएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेगेटिव पॉपुलेशन पूछ रहा है जो कि नागालैंड का था उसमें। वैसे ही कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन है, among द फॉलोइंग सिटीज विच हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी, किसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक घनत्व है, वन का घनत्व यहाँ पूछ रहा है आपसे, गुजरात नागालैंड में। ये रटने वाले क्वेश्चन है, तो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी है। यहाँ पे पूछ रहा है नर्मदा ओरिजिन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्यों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो नर्मदा का। अब देखिए यह क्वेश्चन, आईपीसीसी एक बॉडी है क्लाइमेट से रिलेटेड, आपसे स्टेटमेंट में पूछ रहा है ये कब बना था, 1998 में बना था, यानी ये फैक्चुअल डेटा आपसे पूछ रहा है। क्या 1998 में बना था? 1988 में बना था, आपको याद होना चाहिए। किसने बनाया था? डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर बनाया था, तो ये भी चीज आपको याद होना चाहिए, फैक्चुअल है। लेकिन इसका दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट प्रिपेयर्स असेसमेंट रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड एवरी ईयर। क्या यह बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल क्या है? तो हाँ, ये असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है। तो ये इसका एक तरह का कॉन्सेप्चुअल आपको नॉलेज है। इन दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में टेस्ट कर लेना है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी हैं, कहाँ पे कौन सा प्लांट है, कहाँ पे कौन सा पावर स्टेशन है। यानी जब मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, पीवाईक्यूज देख रहा हूँ, ये देखिए सदनी वाटरफॉल्स कहाँ पे है, शंख नदी के किनारे, भैरवी नदी के किनारे, ये सब अजय नदी है, बराकर। तो इस तरह से जब मैं पीवाईक्यूज देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि जनरली पीवाईक्यूज में, प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यूज है उसमें आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये हो गया, और दोनों का मिश्रण भी आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल एक ही क्वेश्चन में दोनों भी घुसाकर पूछ रहा है। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। अब मेंस पे आते हैं, फिर हम सोर्सेज आपको बताएंगे कहां से आपको पढ़ना है। मेंस का क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच क्या अंतर है, बस यह आप हमको बतला दीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 4 क्वेश्चंस होंगे, कोई 2 क्वेश्चन आपका जवाब आपको लिखना है। तो यहाँ पे अब क्लियर है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप लिख के आइएगा, नो डाउट। कहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन है, चक्रवात है, कहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताएं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब आपको पता ही नहीं है कि रेनफॉल कहाँ पे ज्यादा होती है, जिसके कारण जहाँ पे सदाबहार वन होंगे वेस्टर्न घाट्स, तो कहाँ से ये क्वेश्चन बना पाइएगा। वैसे ही रीजन्स अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, झारखंड पूछा है। झारखंड में आपको पता है कि लगभग 59% से ज्यादा ड्राउट्स की समस्या रहती है, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या रहती है। तो वो सब रीजंस आपको पता होने चाहिए, झारखंड का एग्जैक्ट भूगोल, ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ में आपको सोलर एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंज है, संभावनाएं और चुनौती। तो इस तरह से मेंस का क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ओवरऑल एक होलिस्टिक नॉलेज हमें होना चाहिए। अभी तो कुछ ही क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे ये लैंड डिग्रेडेशन,
कैसे लैंड के ऊपर एक दबाव बन रहा है, क्लाइमेट के ऊपर दबाव बन रहा है, कैसे सोलर एनर्जी यानी ऊर्जा के क्षेत्र में हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, सरकार का क्या हस्तक्षेप है। तो ये सब चीजें से हमें दिखा कि होलिस्टिक अप्रोच चाहिए मेंस के लिए। तो जब तक नहीं बनेगा, जब तक आप मेंस के सिलेबस को, जो मैंने आपको बतलाया है, उसको आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो भी कॉन्सेप्चुअल हो चुका है 21 से, यानी इस बार भी कॉन्सेप्चुअल होने की उम्मीदें हैं। तो जब तक वह भी आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, तो साथ में फैक्चुअल अगर आपको आ भी रहा है, मान लीजिए 2 स्टेटमेंट में पूछ दिया, तो आप पीवाईक्यूज देख के तो समझ में आ रहा है कि हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच से चलना होगा, वरना हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस नहीं निकले। तो यह सब चीजें समझने के बाद हम सोर्सेज पे आते हैं। सोर्सेज पे जब हम कि कौन सी किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कोर कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, चाहे वो भौतिक भूगोल हो, चाहे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो, मानव भूगोल हो, उसके लिए बेस्ट है आपकी एनसीईआरटीज। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज आपका मैंडेटरी है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसमें आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी की किताब आती है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की किताब है, इसको जरूर से पढ़िएगा। कमेंट सेक्शन में आप बतला सकते हैं तो मैं बतलाऊंगा कौन से चैप्टर्स है। इसमें चैप्टर्स खासकर बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, जिसके आपके थ्योरीज दे रखे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें। उसके बाद इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है, इसमें आपको इंडिया की ज्योग्राफी है, कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलप करते हैं जलवायु भारत का, कहाँ की मृदा कैसी है, सॉइल दिया हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन दिया हुआ है, ये सब चैप्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। दोनों एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है, इसको जरूर से पढ़ें। अगर टाइम है आपके पास तो क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी भी ज्योग्राफी की पढ़ जाइए, बेसिक है, जल्दी खत्म हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। उसके बाद ये दोनों किताब पढ़िएगा। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आती है क्लास 12 की, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। और एक एग्रीकल्चर पार्ट पढ़ने के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी करके एनसीईआरटी आती है, वो पढ़ लीजिएगा। इसके हिंदी भी आप उपलब्ध है, इंग्लिश भी उपलब्ध है, तो दोनों चीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत तगड़े हो जाएंगे। यही वो दो किताब है जो मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह दो किताब आप जब पढ़िएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब। इसके बाद जीसी लोइंग पे आते हैं, ये एक रेफरेंस बुक है, लेकिन हिंदी में ये आती नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो देख रहे हैं वो इस बुक का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं किया हुआ है। आपको जनरली क्या होगा कि कुछ चीज़ें इस किताब में बहुत अच्छी दी हुई हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन जेपीएससी के सिलेबस से ज़्यादा मैच नहीं करता है। तो मैं बोलूँगा अगर आपके पास कम टाइम है तो ये किताब नहीं पढ़िए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब पढ़े तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये किताब आप स्किप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको देखनी है तो इसका आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इसमें रॉक्स का जो बारे में बताया, चट्टान के बारे में अच्छा बतलाया है, क्लाइमेट के बारे में अच्छा बतलाया है, क्लाइमेट टाइप्स के बारे में अच्छा बताया, ये सब चीज़ें आप इस किताब से देख सकते हैं। मेंस के लिए खासकर, प्रीलिम्स तो एनसीईआरटी से ही आपका एक डेवलप होगा और बाकी जो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उससे हो जाएगा। उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह की एक किताब आती है, अलग अलग भी आती है, क्लाइमेटोलॉजी की, जियोमॉर्फोलॉजी, वो नहीं पढ़ना। सिर्फ एक किताब है फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह की, वो पढ़ें। इसमें सभी चैप्टर्स वाइज दिया हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी। तो इससे आप मेंस का या फिर ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी है वो तैयार कर सकते हैं, अच्छा किताब है। इसके बाद हम बात करें इंडिया की ज्योग्राफी की, अगर सोर्सेज आप मुझसे पूछिएगा तो सबसे अच्छा किताब मुझे डी.आर. खुल्लर लगती है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हिंदी में भी शायद आती है, तो हिंदी हिंदी में वाले भी इससे पढ़ सकते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी बहुत अच्छी दी है, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, डिविजन्स, सॉइल्स, ड्रेनेज बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो एक बार मैं बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने का जो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तब इन किताबों का अध्ययन करिएगा मेंस के लिए। साथ ही माजिद हुसैन की किताब आती है, ये भी अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन मेरा अगर आप सजेशन लीजिएगा तो मैं बोलूँगा डी.आर. खुल्लर पढ़िए, माजिद हुसैन से अच्छी किताब है। इसके बाद एक एटलस आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैपिंग के लिए एटलस, जो भी चीज़ न्यूज़ में आती है, करंट अफेयर्स में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ज़रूर से एटलस अपने पास रखें। दो बेस्ट एटलस कोई भी इन दोनों में से आप रख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान स्वान की आती है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं ज्योग्राफी में जो आप कर सकते हैं, मैं आपको बतला दूं, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। यानी पीवाईक्यूज देखने से हमें पता चला कॉन्सेप्ट तो हम बुक से तैयार कर लेंगे, मैं जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा उससे हो जाएगा। उसके अलावा
कुछ चीज़ें अगर ऐड ऑन करनी है आपको मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो कुछ मैगज़ीन्स आप पढ़ सकते हैं। उन मैगज़ीन्स में मैं आपको बोलूँगा कि डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन आती है, इसका यूट्यूब चैनल भी है। यह आप देख सकते हैं, इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं जिससे आपके, ये खासकर मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए, यानी डायनेमिक सेक्शन को कैसे तैयारी करनी है। जब मैं ट्रेंड एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको डिटेल में सब चीज़ें बताऊँगा। डाउन टू अर्थ मैगज़ीन है, या फिर आपके और भी ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ साइट्स आते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के साइट हैं, जैसे पीआईबी एक साइट है, पीआईबी सर्च करिएगा, वहाँ से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ पे जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज़ है, एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एमओएफसी जो एक बॉडी है, इसकी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ये 2 वेबसाइट से जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता है, आप तैयार कर सकते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की। इसके अलावा आपके अगर कुछ और भी सोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स आप वहाँ से तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूँगा, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन साथ में करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन, जो स्टैटिक नॉलेज है, इसका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी मान लीजिए स्टैटिक में आप हिमालय का पढ़ रहे हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो मान लीजिए हिमालय में भूकंप आता है और उस वक्त कोई भूकंप आया और करंट अफेयर्स में वो आ गया कि नेपाल के पास भूकंप आ गया है, तो आप उसी समय उसको तैयार कर लीजिए कि भूकंप वहाँ पे आया है, तो उससे आपका स्टैटिक नॉलेज और उसका करंट अफेयर्स दोनों साथ में तैयार हो। तो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, आपने सिलेबस को समझा, साथ ही आपने पीवाईक्यूज देख के समझा कि सिर्फ ऊपर-ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। नहीं हो सकता है क्वेश्चंस ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वाले आ गए तो अब दिक्कत हो जाएगा। फैक्चुअल भी पढ़ना है हमें, फैक्चुअल के लिए मैं जो आपको लेक्चर्स दूँगा वहाँ से आपके क्लियर हो जाएँगे और बुक्स से आपके स्टैटिक नॉलेज होंगे, बाकी स्टैटिक नॉलेज के लेक्चर्स जो मैं दूँगा लेक्चर्स, उससे भी स्टैटिक नॉलेज होगा आपका तगड़ा। और उसके अलावा आपके करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्सेज आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, एटलस रखिए। इतना कुछ काफ़ी है जेपीएससी एग्ज़ाम निकालने के लिए। मतलब जीएस की तैयारी, आप ऑप्शनल तो हट गया है, यूपीएससी का अगर ऑप्शनल का कोई तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि इतना कुछ सिलेबस डिस्कशन कर लेने के बाद आपकी एक क्लैरिटी बन गई होगी कि कैसे हमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ में तैयार करना है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं, तो आप लाइक करिए, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ। अगले लेक्चर्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आऊँगा, जो कि प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस की एनालिसिस करूँगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, एक-एक क्वेश्चन आपको बतलाऊँगा, कैसे तैयारी करनी है। इसमें तो कम बतला पाया मैं, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन का वीडियो था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू।